अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और एक बार फिर से आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं डेली करंट अफेयर। आज के इस सेशन में हम 14 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसीलिए सेशन में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट सेशन है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे 14 दिसंबर का। एक प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए। वर्ल्ड चेस चैंपियन इस बार इंडिया के व्यक्ति बने हैं, इंडिया के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये हैं डी गुकेश। क्वेश्चन क्या है देखिए, दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? तो दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं डी गुकेश। चाइना के एक प्लेयर हैं, चेस प्लेयर डिंग लिरेन, जो कि लास्ट टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे हैं। इन्हें हराया है डी गुकेश ने और डी गुकेश अब 2024 में वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। ठीक है, आप यहां पर इमेज देखेंगे तो भारत के तमिलनाडु राज्य के रहने वाले चेस ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। बहुत ही कम उम्र है और उसके बाद भी पूरा अगर हम वर्ल्ड चेस चैंपियन का इतिहास उठा के देखते हैं तो सबसे युवा चेस प्लेयर मात्र 18 साल के हैं और वर्ल्ड चेस चैंपियन का इन्होंने खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, दिसंबर 2024 में भारत के डी गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियन का खिताब जीता है। और दुनिया के सबसे युवा चेस प्लेयर जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं, वैसे अभी तक भारत की ओर से विश्वनाथन आनंद भी वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं। लेकिन सबसे कम उम्र में, पूरा इतिहास उठा के देखें तो सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने? डी गुकेश। ठीक है, रूस के चेस प्लेयर रहे हैं कभी गेरी कास्पारोव। ठीक है ना, ये सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन थे अभी तक। 1985 में जब ये वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे तब इनकी उम्र, जो कि रशिया के प्लेयर हैं गेरी, इनकी उम्र 22 साल की थी। अब डी गुकेश की उम्र कितनी है? 18 साल मात्र। ठीक है, अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि विश्वनाथन आनंद भी पहले वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं, तो दूसरे ऐसे इंडियन जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियन बने डी गुकेश हैं। विश्वनाथन आनंद की बात करते हैं तो ये देखिए 5 बार 2000, 2007, 2008, 2010, 2012 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था विश्वनाथन आनंद ने। ये भी तमिलनाडु के थे और डी गुकेश भी तमिलनाडु के हैं। दोनों ही तमिलनाडु के हैं, वैसे ये भी तमिलनाडु के हैं बोलना चाहिए, ये भी तमिलनाडु के हैं और डी गुकेश भी तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, डी गुकेश का जन्म 2006 में हुआ था तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। इनका पूरा नाम अगर हम देखने जाते हैं तो डोमराज गुकेश, डी गुकेश शॉर्ट में इन्हें जाना जाता है। इसी साल 2024 में डी गुकेश ने कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट 2024 का भी खिताब जीता था और इस खिताब को जीतने वाले भी ये सबसे युवा प्लेयर बने थे। 17 साल के थे मात्र जब इन्होंने कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता था और अब वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है किसने? डी गुकेश ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो टाइम पत्रिका, जो टाइम्स पत्रिका है ना, टाइम्स मैगजीन के नाम से जानी जाती है, इसने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका के प्रेसिडेंट है वर्तमान में। आपको पता है नवंबर में लास्ट मंथ ही डोनाल्ड ट्रंप 47th प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, यूएसए के। वैसे दूसरा कार्यकाल है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि इसके पहले 45th प्रेसिडेंट के रूप में भी ये पद संभाल चुके हैं और उसके बाद 46वें प्रेसिडेंट जो बाइडेन बने थे और अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप 47वें प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए में। और आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट चुने जा सकते हैं ना, केवल 2 कार्यकाल के लिए ही व्यक्ति चुने जा सकते हैं और एक कार्यकाल प्रेसिडेंट का 4 साल का होता है। तो 4 साल ये पहले रह चुके हैं, अब 4 सालों के लिए एक बार फिर से चुने गए। 8 साल हो जाएंगे, फिर ये अपना पद फिर वापस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं नवंबर 2024 में, 47वें प्रेसिडेंट बने हैं किसके? यूएसए के। ठीक है, याद रहेगा। एक और चीज याद रखिएगा,
कि पॉपुलर काफी हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, है ना। अमेरिकी इलेक्शन में उम्मीद नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, लेकिन इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब टाइम्स मैगजीन ने दिया है किसे? डोनाल्ड ट्रंप को। यहां पर इनकी आप इमेज देख सकते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें आपको यहां पर पता चल जाती है। इनका जो पॉलिटिकल इफेक्ट है, प्रभाव है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के खिलाफ 5 नवंबर को इन्होंने जो हिस्टोरिकल एक विक्ट्री दर्ज की थी, जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, उसके बाद काफी सुर्खियों में रहे डोनाल्ड ट्रंप, और अब इन्हें टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब हाल ही में दिया गया है, ठीक है। तो 2024 के लिए दिया गया। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि दूसरी बार पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया है टाइम्स मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को, दूसरी बार। एक बार पहले भी 2016 में डोनाल्ड ट्रंप पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किए जा चुके हैं टाइम्स मैगजीन के द्वारा। अमेरिका का एक वीकली न्यूज मैगजीन के रूप में है टाइम्स मैगजीन। 1923 में अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। तो टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2024 कौन? डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी बार। पहली बार कब बने थे? 2016 में। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आप सभी को। आप सभी के लिए देखिए, स्टेट की आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेंट्रल में किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक बहुत ही बेसिक चीज आपको जो जरूरत होती है ना, मैथ्स की होती है। काफी हर्डल भी आते हैं स्टूडेंट्स को, काफी प्रॉब्लम भी आता है। तो आप सभी के लिए देखिए, अर्थमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स की क्लासेस अवेलेबल है रिकॉर्डेड फॉर्म में, और दोनों ही क्लासेस बाइलिंगुअल है। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगी, आपको साथ ही साथ नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस शीट आपको यहां पर मिल जाएगी, और आप यहां पर आपके मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। यहां पर आपको यह फायदा मिलेगा कि आप यहां पर मॉक टेस्ट भी लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, काफी नॉमिनल चार्जेस में ये आपको अवेलेबल है। इसके अलावा आप कंप्लीट मैथ्स ज्वाइन करना चाहते हैं फाउंडेशन कोर्स को, तो ये भी आपके लिए कंप्लीट मैथ्स, जहां पर अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आपको मिल जाएगा, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों ही लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप इजीली उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी डाउट आता है तो हेल्पलाइन नंबर है नीचे, इस पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी क्वेरी सॉल्व कर देगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, यह मनाया जाता है हर साल 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, एक रेफरेंस क्वेश्चन मैं आपको यहां पर देता हूं, और हर बार मैं आपको बताता हूं कि डे और थीम नॉर्मली यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना, रैंडम डे भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एक एक डे को याद रखना पड़ेगा। यहां पर बात हो रही है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे की, तो 14 दिसंबर को यह मनाया जाता है। थीम की बात करें 2024 में, तो पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वॉट काउंट्स, ठीक है। थीम है 2024 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की। उद्देश्य क्या है बनाए जाने का? तो देखिए, छोटे छोटे एफर्ट्स के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना। कोई भी व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, उद्योग जो होते हैं उनको, गवर्नमेंट्स जितनी भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उन सभी को सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए और स्पेशली एनर्जी कंजर्वेशन के लिए प्रेरित करना मुख्य उद्देश्य है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे को मनाए जाने का। देखिए, घर में भी आप ये चीज देखते होंगे, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, ऊर्जा संरक्षण क्या है, आप घर से भी इसे शुरू कर सकते हैं। अगर व्यक्ति विशेष देखें तो क्या होता है कि हमारे जो रूम्स होते हैं ना घर के, पंखा चल रहा है तो चल रहा है, लाइट चल रही है तो चल रही है, बिना बंद किए बाहर आ गए, घंटों रूम खाली है और पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, तो भाई कहीं ना कहीं जो हमारे रिसोर्सेस है, नेशनल रिसोर्सेस, उनको हार्म होता है, कहीं ना कहीं हानि हो रही है, आपके पैसे की भी हानि हो रही है और नेशनल रिसोर्सेज भी फालतू जा रहा है। तो हमारी आदत होना चाहिए कि बंद कर दें, फैन ऑफ कर दें, लाइट्स ऑफ कर दें अगर यूज नहीं है तो। ये छोटी छोटी चीजें, यही तो छोटे छोटे एफर्ट है जो कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्वेशन के लिए काम आते हैं। और एक बल्क में अगर हम इसको देखें तो छोटे छोटे प्रयास अगर हर व्यक्ति करता है
तो एनर्जी को कहीं ना कहीं सेव किया जा सकता है, कंजर्वेशन किया जा सकता है। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे को ऑब्जर्व किए जाने का यही उद्देश्य है। 14 दिसंबर को हर साल ये डे मनाया जाता है। पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वॉट काउंट्स 2024 में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे की थीम है। ठीक है, सबसे पहली बार ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा 1991 में इस डे की शुरुआत की गई थी। दिसंबर 2024 में 22वां दिव्य कला मेला कहां आयोजित किया गया? तो 22वां दिव्य कला मेले की बात करें तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली। 22वां दिव्य कला मेला है। हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनके द्वारा 22वें दिव्य कला मेले का इनॉग्रेशन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो दिव्यांग, जितने भी भारत में दिव्यांग लोग हैं, है ना, एंटरप्रेन्योर हों, स्टार्टअप्स हों, जो कारीगर हों, उन सभी उद्यमियों, कारीगरों के प्रोडक्ट को, जो उनका शिल्प कौशल है ना, उनकी प्रदर्शनी लगाना और उन सभी उद्यमियों और कारीगरों को प्रोत्साहित करना। उद्देश्य दिव्य आर्ट फेयर का या दिव्य कला मेले का। नॉर्मली भारत में केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, जिसे कहा जाता है सेंट्रल सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, इसका एक इनिशिएटिव है। इसके द्वारा दिव्य कला मेले का आयोजन समय समय पर किया जाता है। तो 22वां दिव्य कला मेला आयोजित किया गया हाल ही में नई दिल्ली में। उद्देश्य वही है, भारत में जो दिव्यांग एंटरप्रेन्योर हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो कारीगर हैं, उनको बढ़ावा देना। ठीक है ना, मुख्य उद्देश्य दिव्य कला मेले को आयोजित किए जाने का। 22वां एडिशन कहां आयोजित किया गया? हाल ही में नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है? इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, इसे शुरू किया है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। हिमाचल प्रदेश सरकार में अभी मुख्यमंत्री कौन है जानते? सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इन्हीं के नाम पर यह योजना है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इन्होंने जिस योजना की शुरुआत की है वो है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, इन्हीं का नाम आ रहा है। 2 साल कंप्लीट किए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो अलग अलग 6 प्रोजेक्ट की इन्होंने शुरुआत की है, 6 योजनाओं की अनाउंसमेंट की है राज्य में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना ही है। राज्य में जितनी भी विधवा महिलाएं हैं, उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करने वाली है सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश राज्य का इनिशिएटिव है, योजना है। इसके अलावा भी अदर स्कीम्स और प्रोजेक्ट हैं, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नाम सुन लो, काम हो जाएगा। राजीव गांधी स्टार्टअप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इसके तहत क्या जाएगा? नॉर्मली राज्य में ई टैक्सी की शुरुआत की जाएगी और ई टैक्सी के माध्यम से रोजगार के जो अवसर है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये 2 और इनका उद्देश्य आप इतना याद कर लो, बाकी तो फिर याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ये 2 इंपॉर्टेंट है, तो 6 में से ये याद कर लो। बाकी 4 के बारे में भी बता देता हूं। हिमाचल प्रदेश शिवा प्रोजेक्ट है ना, राज्य में स्थानीय विकास और सामाजिक सुधार के लिए शुरू की गई है। हिमभोग आटा स्कीम, ठीक है ना, जो राज्य में आटा उत्पादित होता है राज्य का, उसको बढ़ावा देना है ना, उसके उत्पादकों को, ताकि लाभ हो। गोबर की खरीद योजना एक स्कीम है। प्राकृतिक रूप से उत्पादित जो मक्का है उसकी खरीद के लिए योजना है। मक्के को नॉर्मली अलग अलग स्टेट में भारत में, अगर हम नॉर्थ इंडिया में आते हैं ना, तो मक्की भी कहा जाता है, मक्की, मक्का, है ना, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। राजस्थान में चलता है नॉर्मली मक्की की रोटी, तो वो मक्के की रोटी, यही हम थोड़ा सा जो हमारा इंडिया, राजस्थान के अलावा अगर हम हरियाणा पंजाब में जाएंगे तो मक्का दी रोटी, है ना। तो इस मक्के, प्राकृतिक रूप से उत्पादित जो मक्का है राज्य में, उसकी खरीद के लिए भी योजना है। हिमाचल प्रदेश राज्य की कैपिटल क्या है? शिमला। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस कंपनी ने विलो चिप का विकास किया है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए, ताकि एनर्जी सेक्टर में यूज किया जा सके, मेडिकल सेक्टर में, मेडिसिन सेक्टर में क्वांटम कंप्यूटिंग को यूज किया जा सके, क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सके, इस उद्देश्य से हाल ही में देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए विलो चिप का विकास किया है गूगल ने।
एलन मस्क ने तारीफ की थी इसके लिए। विलो चिप है, किसने विकास किया है? गूगल ने, ठीक है ना। तो हाल ही में गूगल ने अपनी न्यू क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विलो को लॉन्च किया है। चिप का नॉर्मली यूज जो है ना वो क्वांटम कंप्यूटिंग में किया जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी या एनर्जी के अन्य सेक्टर में इस क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज किया जा सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स के जो बड़े बड़े कैलकुलेशन है उनको चुटकी बजाते ही ये सॉल्व कर सकता है। 5 मिनट में बड़े से बड़े कैलकुलेशन को हल कर सकता है, ठीक है ना। गूगल की ये जो चिप है ना, इसके माध्यम से गूगल एरर कनेक्शन में सफलता प्राप्त की। गूगल ने क्वांटम एरर का जो करेक्शन है उसमें भी सफलता प्राप्त की। तो काफी सारे काम हैं, जो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप आई है गूगल की, काफी सारे काम है। नाम क्या दिया गया इस चिप को, ये इंपॉर्टेंट है, विलो चिप। गूगल के द्वारा हाल ही में से डेवलप किया गया, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि क्वांटम कंप्यूटिंग एक प्रकार की कंप्यूटिंग है जो कि क्वांटम भौतिकी या मैकेनिज्म पर काम करता है, इसके सिद्धांतों पर काम करता है, और अलग अलग सेक्टर के बूम में, अलग अलग सेक्टर को डेवलप करने में, इन फ्यूचर एआई के विकास में भी, जो हम एडवांस एआई का सोच रहे हैं उनके विकास में भी क्वांटम कंप्यूटिंग को यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जो क्वांटम चिप लाई गई है उसको क्या नाम दिया गया? विलो। किसने लॉन्च की, डेवलप की? गूगल ने। किस महिला क्रिकेटर ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक शतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो एक कैलेंडर वर्ष में मतलब एक ईयर में, एक साल के अंदर 4 शतक बनाए हैं स्मृति मंधाना ने। इंडियन क्रिकेट महिला क्रिकेट प्लेयर स्मृति मंधाना। पूरे वर्ल्ड में अभी तक केवल स्मृति मंधाना ही है जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 4 सेंचुरी लगाई है। कितनी? 4। दुनिया की फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर जो अभी इन्होंने शतक लगाया ना स्मृति मंधाना ने, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया है अपना 4था शतक। इस साल स्मृति मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 सेंचुरी मारी थी, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ मारी थी और एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी। तो इस तरीके से एक कैलेंडर वर्ष में 4 सेंचुरी लगाने वाली दुनिया की फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर बनी स्मृति मंधाना। इनके पहले बेलिंडा क्लार्क, ठीक है, 1997 में इन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 3 सेंचुरी लगाई थी। और उनके और इसके देखिए मैग लेनिन, इन्होंने 2016 में स्मृति मंधाना के पहले 3 सेंचुरी लगाई थी, और इनके पहले बेलिंडा क्लार्क 1997 में इन्होंने 3 सेंचुरी लगाई थी। दोनों ही प्लेयर, बेलिंडा और मेग की बात करते हैं, मेग लेनिन, तो दोनों ही ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट प्लेयर हैं। तो पहले 3-3 सेंचुरी के रिकॉर्ड थे एक साल में, और अब स्मृति मंधाना का 2024 में 4 सेंचुरी का एक साल में रिकॉर्ड है, जो कि वर्ल्ड में पहली फीमेल क्रिकेट प्लेयर है। चर्चा मेरा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुरुवायूर मंदिर टेंपल की बात करते हैं तो यह स्थित है दक्षिण भारत में, केरला स्टेट में, केरल राज्य में। सुर्खियों में क्यों है? सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में इस टेंपल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, एक जजमेंट जारी किया है। एक्चुअल में क्या है कि केरल में, वहां की जो केरल हाईकोर्ट है और जो मंदिर प्रबंधन समिति है गुरुवायूर मंदिर की, इन्होंने क्या किया था कि एकादशी के दिन रोक लगा दी थी श्रद्धालुओं के आने पर, कि भाई भीड़ बढ़ जाती है तो एकादशी पर रोक लगा दी। अब भाई भीड़ बढ़ जाने के कारण, जनता की असुविधा के कारण ये जो रोक है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे कुछ लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया है उसमें यह कहा है कि भैया कि जनता की असुविधा के कारण आप किसी को मंदिर जाने से नहीं रोक सकते और मंदिर को बंद नहीं कर सकते, और इस मामले की जांच की जाएगी कि भाई किस बिहाफ पे आपने मंदिर पर बाउंडेशन लगाया है कि भैया जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन नहीं कर सकते। ठीक है, मंदिर में पूजा कराने वाले जो पीसी हैरी और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने एक याचिका लगाई थी कि भैया एकादशी का जो दिन होता है ना वो इस मंदिर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकादशी में यहां पर विशेष पूजा का प्रावधान है गुरुवायूर मंदिर पर। किस राज्य में? भारत के केरला स्टेट में। ठीक है, केरल में स्थित है। एक जो पूजा की जाती है ना एकादशी के दिन, उसे दक्षिण भारत में उदयास्थामनम पूजा के नाम से जाना जाता है। एक केरलियन भाषा का एक वर्ड है ना, पूजा के संबंध में यूज किया जाता है उदयास्थामनम पूजा।
पर्टिकुलर इस मंदिर में एकादशी पर बहुत ज्यादा की जाती है और आदि शंकराचार्य को इस मंदिर में इस पूजा को शुरू करवाने का श्रेय दिया जाता है। तो एक तो बहुत प्राचीन मंदिर है ना, गुरुवायूर मंदिर केरल स्टेट में है, 5000 साल पुराना है। ये मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया था द्वापर के अंत में, उसके बाद जब श्री कृष्ण की बाल लीलाएं समाप्त हो गई थी, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं के संबंध में बाल स्वरूप के रूप में गुरुवायूर मंदिर का निर्माण किया गया था। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं जो है ना, उसी से संबंधित ये मंदिर है। तो 5000 साल पुराना ऑलमोस्ट भगवान श्री कृष्ण के टाइम पीरियड से ये देखने को मिलता है। ठीक है, आमतौर पर इस जगह को दक्षिण भारत की द्वारिका भी कहा जाता है और यहां पर एक रिवाज भी है कि जितना जो भी व्यक्ति दर्शन करने आता है ना, उसके वजन के बराबर उसको कोई भी चीज भगवान को अर्पित करनी होती है। जब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी गए थे ना इस मंदिर में, गुरुवायूर मंदिर में केरल में, तो अपने जो वजन है ना उसके बराबर पुष्प अर्पित किए थे। तो ये प्रथाएं हैं गुरुवायूर मंदिर की। किस राज्य में है? केरल। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण अभी यह सुर्खियों में रहा था। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 8 नए स्मार्ट शहरों के लिए 8000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। स्मार्ट सिटी मिशन भारत में कब शुरू किया गया था? तो स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो इसके तहत देखिए हाल ही में सेंट्रल कैबिनेट ने 8 नए शहरों को चयनित करने की योजना बनाई है, जिसके लिए 8000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी मिशन की भारत में शुरुआत की गई थी 25 जून 2015 को। भारत के शहरों का चयन किया जाता है इस योजना के अंतर्गत और वहां पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी में डेवलप करना, जहां पर हेल्थ सुविधाएं सारी हो, है ना, एजुकेशन का स्तर अच्छा हो, एक फ्रेश वाटर क्लीन वाटर मिले लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा मिलती रहे और ऑल ओवर जितनी भी सुविधाएं होती है ना जीवन के लिए, वो सभी स्मार्ट रूप से मिलती रहे। तो ये स्मार्ट सिटी है, सड़कें बहुत अच्छी है। तो ये योजना लाई गई थी स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को। अब इसके तहत 8 नए शहरों के लिए केंद्र सरकार ने 8000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। ठीक है, विस्तार किया है स्मार्ट सिटी मिशन का। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, शहरीकरण को बढ़ावा देना और वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे मजबूत करना, लोगों की जो क्वालिटी लाइफ है उसका जीवन स्तर उठाने में मदद करना, है ना। तो मिशन के तहत 100 शहरों को वित्त पोषित किया गया था शुरुआत में और अलग अलग समय पर अलग अलग स्टेट के लिए या अलग अलग शहरों के लिए घोषणा की जाती है। तो आपको यह याद रखना चाहिए कि स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। लास्ट क्वेश्चन, 400 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति हासिल करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो वर्ल्ड में 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति बनाने वाले वर्ल्ड के पहले व्यक्ति बने हैं कौन? एलन मस्क। कौन बने? एलन मस्क पहले व्यक्ति बने। संपत्ति कितनी है? दुनिया के सबसे अमीर शख्स से एलन मस्क। ठीक है, टोटल नेटवर्थ अगर देखें तो 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर है वर्तमान में। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में एलन मस्क की जो संपत्ति है वो वर्तमान में 447 बिलियन 447 बिलियन डॉलर नापी गई थी, करीब 38 लाख करोड़ होता है। ठीक है ना। इसी के साथ ही 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। अगर मुकेश अंबानी से एलन मस्क की संपत्ति को देखा जाए, मतलब कंपेयर किया जाए, तो 4 गुना ज्यादा संपत्ति है एलन मस्क की। ठीक है, एलन मस्क वर्ल्ड में टेस्ला, स्पेसएक्स, ट्विटर अब इन्होंने खरीदा है। तो इन सभी के संस्थापक और सीईओ हैं, या तो संस्थापक है या सीईओ है। सभी कंपनी इन्हीं की है, मालिक यही है। टेस्ला, स्पेसएक्स, है ना, ट्विटर किस देश के हैं? अमेरिका के बिजनेसमैन है एलन मस्क। ठीक है, तो यहां पर हमने 14 दिसंबर के सभी करंट अफेयर डिटेल में समझ लिए। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को यहां पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जल्दी देखिए, 34th व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? 34वां व्यास सम्मान हाल ही में दिया गया है सूर्यबाला को, हिंदी लेखिका।
फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2034 में आयोजित किया जाएगा सऊदी अरब में। दिसंबर 2024 में गीता जयंती पर किस स्थान पर सामूहिक रूप से गीता के पाठ करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना? तो यह बना भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिसंबर 2024 में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी कर रहा है? तो यह कर रहा है उत्तराखंड, देहरादून में यह आयोजित किया जा रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किन राज्य या यूनियन टेरिटरी में किया जाएगा? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। दिसंबर 2024 में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने महिला सम्मान योजना को मंजूरी प्रदान की? तो महिला सम्मान योजना है दिल्ली सरकार की। आगे बढ़ें। दिसंबर 2024 में जॉन ड्रमानी महामा किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये प्रेसिडेंट बने हैं घाना, अफ्रीकी देश। पद्मश्री से सम्मानित संगीतकार पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? तो संगीतकार पुरुषोत्तम उपाध्याय को पद्मश्री दिया गया था 2017 में। फोर्थ ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में। लास्ट क्वेश्चन हमारा था इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो यह आयोजन किया गया है नई दिल्ली, भारत की राजधानी में। सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने समझे थे, रिवाइज कर लिए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। व्यास सम्मान किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो व्यास सम्मान के बारे में मैंने आपको बताया था, के बिरला फाउंडेशन देता है व्यास सम्मान। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में देखने को मिलता है। तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? पहला क्वेश्चन। बिखरे मोती किसकी रचना है? और एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तीनों ही क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखो, खुश रहो और प्रैक्टिस करते रहो। जो प्रीवियस डे में मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, पीडीएफ ले लो फ्री ऑफ कॉस्ट और प्रैक्टिस जरूर करो। क्रेजी जी के ट्रिक के वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर आपके लिए देखिए फ्री मॉक टेस्ट भी है। आप डेली करंट अफेयर के टेस्ट भी लगा सकते हैं। टॉप 20 आपको करंट अफेयर मिलते हैं टेस्ट में, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगाओ, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस आप चेक कर पाओगे। चलो कल मुलाकात करेंगे, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।